गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पर अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? क्या कोडिंग डिकोडिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। कोई भी एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस का होना अनिवार्य है और वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग है। क्लियर? और हम लोग इतना इजी से इसको समझेंगे कि ये चुटकी बजाकर कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बिल्कुल तैयार हैं आप लोग? रेडी? चलिए हम लोग टॉपिक्स का हेडिंग डालते हैं। कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है? सबसे पहले समझते हैं क्या कोडिंग कहते किसको है। ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। किसी शब्द, तत्व, जिसको एलिमेंट कहते हैं, किसी तत्व को उसके अर्थहीन भाषा में प्रकट करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। किसी शब्द या एलिमेंट ले लेते हैं, कोई तत्व होगा, उसका कोई मीनिंग होगा, तो कह रहा है कि किसी शब्द या तत्व को उसके अर्थहीन मतलब मीनिंगलेस लैंग्वेज में प्रकट करने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं कोडिंग कहते हैं। क्लियर? अब ये समझिए, कोई वर्ड है यहां पे, ठीक है? इस वर्ड का अपना एक मीनिंग है। अब क्या किए, इस वर्ड का हम लोग कोडिंग कर दिए। अब जो यहां पर रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा होगा? मीनिंगलेस होगा, मीनिंगलेस होगा। क्लियर? इस वर्ड का कोई मीनिंग होगा, मीनिंग का कोड किया गया, कोड का रिजल्ट आया, ये रिजल्ट कैसा होगा? मीनिंगलेस होगा। अतः आप यहां से फिर से डिफिनेशन देखिए। किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में प्रकट करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। अब फिर समझिए, अगर ये वर्ड है तो इसकी मीनिंग है, यानी ये अस्पष्ट है। ठीक है? ये वर्ड को जिसके समक्ष बोला जाएगा प्रत्येक व्यक्ति इस वर्ड के अर्थ को समझ जाएगा, यानी ये स्पष्ट मीनिंग को दिख रहा है। तो कहता है किसी स्पष्ट मीनिंग वाले एलिमेंट को गुप्त भाषा में, सांकेतिक भाषा में या किसी निश्चित भाषा में प्रकट करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। क्लियर? लिखना अनिवार्य नहीं है, आवाज आपके पास आ रही होगी, आप इसको शब्दों में सुन लिए हैं। क्या? किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन भाषा में, गुप्त भाषा में, सांकेतिक भाषा में, कूट भाषा में प्रकट करने की क्रिया को ही कोडिंग कहते हैं। अब यहां पर दो प्रकार की बातें उठी। क्या भाई? कि यहां जो हमने आपके सामने एलिमेंट रखा, वर्ड के से अच्छा क्या होगा? एलिमेंट रखा। अब यहां पर दो बात आ गई। क्या भाई? टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होगा?
टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होगा, पहली बात, और दूसरा प्रोसेस ऑफ कोडिंग क्या होगा, प्रोसेस ऑफ कोडिंग क्या होगा। ठीक है, पहली बात देखिए, वर्ड को आप छोड़ दो, समझो एलिमेंट। एलिमेंट मतलब टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होगा और कोडिंग प्रोसेस क्या होगा। इसी कोडिंग प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, लॉजिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉजिक ऑफ कोडिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का कोई भी प्रश्न जो कोडिंग डिकोडिंग से उठता है, उसके सारे प्रश्नों का सवाल का आंसर आप अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सही देना चाहते हैं, तो आपको दो बातों का जानकारी होना अनिवार्य है। पहला कि टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है और लॉजिक ऑफ कोडिंग क्या है। तो अभी आइए हम लोग टाइप ऑफ एलिमेंट और लॉजिक ऑफ कोडिंग पर काम करते हैं। क्लियर। अभी इसके पहले एक बात को और समझते हैं कि भाई कोडिंग के बाद क्या लिखा गया है, डिकोडिंग। क्या लिखा गया है, डिकोडिंग। तो डिकोडिंग को समझे कि अगर कोई मीनिंगलेस शब्द दिया गया है, कोई मीनिंगलेस शब्द दिया गया है, उस मीनिंगलेस शब्द को मीनिंगफुल शब्द में कन्वर्ट करने की क्रिया को ही हम लोग डिकोडिंग करते हैं, यानी कोडिंग का उल्टा डिकोडिंग। इसको इस तरह से समझिए कि अगर ये अभी देखिए यहां पर आपको ये पेन दिख रही है, ये स्पष्ट है, मीनिंगफुल है। अब इसको हम ढक देते हैं, अब ये हिडन फॉर्म में चला गया। ठीक है, अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर क्या है, तो कोई अभी इसको बताने में सक्षम नहीं होगा जब तक हम आपको प्रोसेस नहीं बताएंगे कि हम इसके अंदर क्या क्रिया कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ वर्क इज कोडिंग और दिस टाइप ऑफ वर्क इज डिकोडिंग। ठीक है, जो गुप्त था उसको प्रकट कर दिए तो डिकोड हो गया, जो प्रकट था उसको गुप्त कर दिए, छुपा दिए तो क्या हो गया, कोड हो गया। तो समझे कि प्रकट को छुपा देना कोडिंग और छुपा हुआ को प्रकट कर देना डिकोडिंग। क्लियर, कहीं पे दिक्कत दुविधा कहीं पे नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे के सेशन में, इस पे क्या काम करना है। तो अभी हम लोग क्या बताएं कि हमको टाइप ऑफ एलिमेंट को जानना अनिवार्य है कि टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है और लॉजिक ऑफ कोडिंग क्या है। जब तक ये दोनों को नहीं जानेंगे तब तक आपकी कोडिंग डिकोडिंग पर मजबूत पकड़ नहीं होगी। तो हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं क्या भाई कि टाइप ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि टाइप ऑफ एलिमेंट मेरा क्या है। टाइप ऑफ एलिमेंट्स, टाइप ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या हो गया आपका, इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरा हो गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, ठीक है, नंबर। क्लियर, सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया आपका, नंबर। थर्ड हो गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट प्लस नंबर। ये आपका तीसरा एलिमेंट हो गया। चौथा एलिमेंट क्या हो गया, वर्ड कोडिंग। हम समझाएंगे आगे कि वर्ड कोडिंग है क्या। पांचवा हो गया रनिंग कोडिंग। ठीक है, सिक्स हो गया बाइनरी कोडिंग। ठीक है,
सातवां हो गया मैट्रिक्स कोडिंग। आठवां हो गया ग्रुप कोडिंग। क्लियर? नौवां हो गया रो एंड कॉलम कोडिंग। ठीक है। 10वां हो गया सेक्शन कोडिंग। ग्यारहवां हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग। बारहवां हो गया नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग। 13वां हो गया स्ट्रक्चरल कोडिंग। 14th हो गया 14वां हो गया कॉन्सोनेंट एंड वावेल कोडिंग। और 15 नंबर हो गया आपका मिसलेनियस कोडिंग। अब आपको डर लग रहा होगा कि इतना बड़ा तो हम कभी देखे ही नहीं है, कहीं सुने भी नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में इतने प्रकार के क्वेश्चंस, टाइप ऑफ एलिमेंट होता है। तो हाँ होता है, आप नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए। ठीक है, फिर से देख रहे हैं कि टाइप ऑफ एलिमेंट में क्या है। पहला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, सेकंड नंबर कोडिंग, थर्ड है अल्फाबेट प्लस नंबर कोडिंग, फोर्थ है वर्ड कोडिंग, फिफ्थ है नंबर रनिंग कोडिंग, सिक्स्थ है बाइनरी कोडिंग, सेवंथ है मैट्रिक्स कोडिंग, 8 है ग्रुप कोडिंग, 9th है रो एंड कॉलम कोडिंग, 10 है सेक्शन कोडिंग, 11 है कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग, 12th है नॉन कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग, 13th है स्ट्रक्चरल कोडिंग, 14th है कॉन्सोनेंट एंड वावेल कोडिंग। नाउ मिसलेनियस के बाद एक और डाल दो, कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग 15th में हमने लिख दिया मिसलेनियस कोडिंग और 16th में क्या लिख दिए हैं, कंडीशनल कोडिंग। क्लियर? तो आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए कि हमको कोडिंग और डिकोडिंग्स कितने टाइप्स का पढ़ना है। हाँ, अब हम यहां पे बता दे रहे हैं कि एग्जाम टू एग्जाम्स आपके लिए इसमें से कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जैसे यदि आप बैंकिंग सेक्टर्स का कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए अल्फाबेट कोडिंग प्लस ये सेकंड थर्ड नंबर अल्फाबेट प्लस नंबर कोडिंग एंड फोर्थ वर्ड कोडिंग एंड फिफ्थ रनिंग कोडिंग एंड सिक्स्थ बाइनरी कोडिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होगा। यदि आप एसएससी के लिए एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्फाबेट कोडिंग्स, ऑल्सो नंबर कोडिंग्स, अल्फाबेट प्लस नंबर कोडिंग, नाउ मैट्रिक्स कोडिंग, ग्रुप कोडिंग, रो एंड कॉलम कोडिंग, सेक्शन कोडिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम टू एग्जाम्स यदि हम 2-4 एग्जाम्स के बोर्ड को कवर कर लेंगे तो ये सारा जो हमारे पास लिस्ट है ये सारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सेक्शंस में काउंट हो जाता है। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे अल्फाबेट कोडिंग से। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा अल्फाबेट कोडिंग को, इसको मिटा देते हैं। अब आइए कॉपी पे अपना
हेडिंग डाल दीजिए अल्फाबेट कोडिंग। ठीक है, हेडिंग डाल दिए क्या, अल्फाबेट कोडिंग। क्लियर। अब सबसे पहली बात, सबसे पहला बात LOQ। LOQ का मतलब समझ में आया, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा, ऑब्लिक देते हैं, कहीं लिखा होगा कूट भाषा, कहीं लिखा होगा गुप्त भाषा, कहीं लिखा होगा अर्थहीन भाषा, कहीं लिखा होगा भाषा। यदि किसी सांकेतिक भाषा या कूट भाषा या गुप्त भाषा या अर्थहीन भाषा या निश्चित भाषा में, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहां पे हम कोई वर्ड फर्स्ट का कोड कोड 1 है तो उसी भाषा में वर्ड 2 का कोड क्या होगा। ठीक है, ये लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हुआ क्या। इफ ए सर्टेन लैंग्वेज वर्ड 1 is coded as code 1, then in that language word find the code of word 2। ओके, कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि शब्द एक का कोड 1 है तो उसी भाषा में शब्द 2 का कोड क्या होगा। ये लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन है, हमेशा आपको इसी प्रकार का लैंग्वेज एग्जाम्स में मिलेगा। लेकिन हम लोग इतने सारे लैंग्वेज को बार बार लेके नहीं चलेंगे, इसलिए हम लोग LOQ यानी लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हम आपको दे दिए। ये भाषा हमेशा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यही होगा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, क्या बताएं, अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट कोडिंग का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा कि आपको एक गिवन वर्ड दिया गया होगा और इसमें एक गिवन कोड दिया गया होगा, और आपको क्या होगा, एक अगेन गिवन वर्ड दिया होगा और यहां पर आपको इसका कोड पूछा जाएगा। यानी आपके क्वेश्चंस में ये 3 हिंट्स दिया गया होगा। क्या, आपका गिवन वर्ड यहां दिया होगा, इसका कोड यहां दिया गया होगा, फिर यहां पे एक गिवन वर्ड दिया होगा और उसका कोड पूछ रहा होगा। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, इस वर्ड का इस कोड के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, और ये रिलेशंस कैसे पता चलेगा, लॉजिक से। यानी इस वर्ड का इस कोड को लाने का क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को आप यहां पे क्या करेंगे, समझेंगे, फाइंड कर लेंगे। इस लॉजिक को आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और जो लॉजिक फाइंड हुआ उस लॉजिक को यहां क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। इस लॉजिक को यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। जो आपका गिवन वर्ड दिया गया है और गिवन कोड दिया गया है, इस गिवन वर्ड और गिवन कोड से आप उसके रिलेशंस का लॉजिक डेवलप कर लेंगे।
इस लॉजिक को आप क्या करेंगे, इस गिवन वर्ड पर अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, आस्किंग कोडिंग आपको मिल जाएगा। क्लियर? आप समझ लीजिए आपको करना क्या है। अब इसको करने के लिए सबसे पहली बात आपको यहां पे ही की पॉइंट वर्क होगा कि ये लॉजिक कैसे मेरे को पता चलेगा कि यहां लॉजिक क्या होगा। जो लॉजिक पता चलेगा तभी तो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक कैसे पता चलेगा, इसी को आपको पढ़ना है और हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आइए तीसरा बात कि भाई इसके लिए आपके पास कुछ की पॉइंट होना चाहिए। की पॉइंट में सबसे पहले आपको क्या होगा, पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट, ये आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और फिर यहां पे हम कोई टाइम किल नहीं करेंगे कि सर इसको याद करने का कोई ट्रिक्स बताइए, इसका याद करने का कोई मेथड बताइए, ये सब बच्चों वाली बात है। इस स्तर तक यदि जाकर पढ़ना चाहते हैं तो जॉब आपसे काफी दूर चला जाएगा, ठीक है। ये सब बचपन में ही कर लिया हो, हम लोग कर लिए थे, या आप लोग भी कर लिए होंगे। तो यहाँ पर हम कोई बात नहीं बताएंगे, केवल ये बताएंगे कि देखिए इसका मतलब क्या है कि ए का पोजीशन 1 है, ऐसे समझते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी, इस तरह से एक्स वाई जेड 24 26 25 एंड 26, इसको कहते हैं यूजुअल पोजीशन। क्या बोलते हैं, यूजुअल पोजीशन, ठीक है। यूजुअल पोजीशन ऑफ अल्फाबेट ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे कोई बोले है ना कि आर का पोजीशन क्या है, तो आप बोल दे 18। आपको बोले कि भाई बताओ एन का पोजीशन क्या है, तो आप बोल दे 30। आपको पूछे आई का पोजीशन क्या है, तो बोल दे 9। आपको बोल दे के का पोजीशन क्या है, तो आपको बोल दे कि आप 11। आपसे पूछे कि पी का पोजीशन क्या है, तो आप बोल दे 16। ये आपको याद होनी चाहिए, और इसको याद करने के लिए हम कोई ट्रिक्स नहीं देंगे आपको। आप जैसे याद करना चाहते हैं वैसे याद कीजिए, ठीक है। दूसरा, रिवर्स पोजीशन, यानी z इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, d c b a 23 24 25 एंड 26। आपका ये रिवर्स पोजीशन भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहली पॉइंट्स क्या हो गया कि की पॉइंट्स में कि पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट कैसे याद होना चाहिए, यूजुअल पोजीशंस में और रिवर्स पोजीशन में। हाँ, यहां पे थोड़ा हम मदद कर देते हैं कि सर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंफ्यूज कर जाएं तो कुछ ऐसा आपके पास है जो मुझे बता दे और हम वहां पे गलती कम करें, तो हाँ हम ये बता सकते हैं। ध्यान से सुने कि रिवर्स पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट इक्वल टू 27 माइनस यूजुअल पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट। क्या समझे यहां पे कि अगर किसी भी लेटर्स का रिवर्स पोजीशन जानना हो तो 27 में उसका आप क्या करेंगे, यूजुअल पोजीशंस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। जैसे अभी हम समझ रहे हैं, देखिए मेरी बात को समझिए। P का होता है 16, कैसे, यूजुअल पोजीशन में, ठीक है। तो बताइए P का रिवर्स पोजीशन क्या हो जाएगा, 27 माइनस 16 इक्वल टू 11, ठीक है। यदि इस साइड से P यहां होगा तो ये क्या होगा, 11वां पोजीशन पे होगा इस साइड से, और इस साइड से क्या होगा, वो 16वां पोजीशन पे होगा। बात समझ में आ गई। फिर समझते हैं यहां पे कि यदि आपसे बोले कि सर T का रिवर्स पोजीशंस बताइए, तो हम क्या करेंगे, 27 में
टी का यूजुअल पोजीशन 20 होता है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब राइट साइड से फ्रॉम जेड साइड से आपका टी का पोजीशन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और फ्रॉम ए साइड से टी का पोजीशन कितना था 20 था। तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्जन रूल कह सकते हैं, कन्वर्जन रूल्स कह सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट आपको क्या देखना है कि पोजीशन ऑफ अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए। आइए सेकंड पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं कि सेकंड की पॉइंट आपका क्या होना चाहिए। सेकंड आपका की पॉइंट है अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स, यानी विपरीत अक्षरों का युग्म जोड़ा। तो देखिए ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये आपस में अपोजिट हो गया, ये आपस में अपोजिट हो गया, ये आपस में अपोजिट हो गया। तो अपोजिट पेयर क्या हो गया, ए का अपोजिट हो गया जेड और जेड का अपोजिट हो गया ए। उसी प्रकार से बी का अपोजिट हो गया वाई और वाई का अपोजिट हो गया बी, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, और एम का एन। ये 13 पेयर है। ये कुल कितना पेयर है 13। ये याद होना चाहिए। फिर हम इसके लिए कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं बताएंगे, ये आप याद कर लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला बताने का मतलब है समय का बर्बादी करना। ये टॉपिक्स काफी लंबा और इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी बात आपसे डिस्कस करनी है। यहाँ पे अगर हम लोग फंस जाएंगे तो टाइम किल होगा। तो क्या हो गया, ये 13 पेयर ऑफ लेटर ये आपको याद होना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में एक दूसरे का अपोजिट आप बता पाएंगे। ठीक है, आइए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे चलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से अब आपके सामने क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, अब लॉजिक, यहां पे लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक क्या हो गया, अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स। लॉजिक का नाम क्या हो गया, अपोजिट पेयर्स ऑफ लेटर। क्लियर। अब देखिए, जब अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स होगा इसके दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां से टफनेस शुरू हो जाएगा। पहला टाइप का प्रॉब्लम होगा विदाउट प्लेसमेंट कोडिंग। ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला लॉजिक क्या हुआ, लॉजिक तो हो गया अपोजिट पेयर ऑफ लेटर। उसके पहले टाइप क्या हो गए, विदाउट प्लेसमेंट कोडिंग। और दूसरा क्या हो गया, प्लेसमेंट कोडिंग। ध्यान से सुनिएगा। अगर एग्जाम में इस साइड से क्वेश्चंस देता है तो ये काफी टफ क्वेश्चन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा।
अगर क्वेश्चन क्रिएटर प्लेसमेंट कोडिंग से क्वेश्चंस को डालता है तो ये थोड़ा आपके लिए टफ होता है या सबों के लिए टफ होता है, और यदि वो विदाउट प्लेसमेंट कोडिंग से करता है तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है कि आप किस एग्जाम्स को देना चाह रहे हैं। क्लियर? तो अब आते हैं इस दोनों पर, हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। क्लियर? कर दें इसको ऑफ। आइए अब इसको एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। कहता है इफ पटना इज कोडेड एज KZGMZ, then रांची का कोड क्या होगा? ध्यान से सुनिए। कहता है यदि पटना का कोड KZGMZ है तो रांची का कोड क्या होगा? अभी आप देखिए तो ये आपका वर्ड 1 हुआ, ये आपका कोड 1 हुआ, ये आपका वर्ड 2 हुआ, और यहां पर कोड 2 आपसे पूछा जा रहा है। अभी हम आपको क्या बताए थे, ये दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका गिवन है। क्लियर? और यहां पे क्या हुआ, ये आपका आस्किंग है। अभी जस्ट बताए थे, यहां से रिलेशन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करोगे? रिलेशन का मतलब क्या हुआ, कैसे फाइंड आउट होगा? लॉजिक से। जो लॉजिक आपने पाया वो आप लॉजिक क्या करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे, और जो अप्लाई करेंगे इससे आपको क्या होगा कि इसका कोड 2 निकल जाएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो हम देख रहे हैं कि लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है? अभी अगर बिगिनर्स हैं आप, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि पहली बार आज को आप देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। ये आपका 16 है, ये 1 है, ये 20 है, ये 14 है, ये 1 है, ये 11 है, ये 26 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 26 है। नाउ देखो तो सम ऑफ बोथ लेटर इक्वल टू 27 हुआ। नाउ sum of this pair is 27 again. Now 27, now 27, now 27। जैसे ये 27 दो लेटरों का सम होगा, ठीक है। इफ सम ऑफ लेटर पोजीशन इक्वल टू 27, अगर दो लेटरों का पोजीशन योग 27 है तो ये दोनों आपस में अपोजिट पेयर होगा। इतनी बात समझ लें, अगर दो लेटरों का सम 27 होगा तो वो दोनों लेटर आपस में कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सारा लेटर्स का कोड आपस में कैसा लिखा गया है, अपोजिट पेयर में है। तो अब हमको यहां ये क्या निकल गया, इसी को लॉजिक कहते हैं। यही लॉजिक निकल गया मेरा, क्या भाई, कि यहां पर और यहां पर जो लेटर्स हैं उसका रिलेशंस कैसा है, आपस में अपोजिट का है। ये लेटर और सेकंड लेटर्स, यहां सेकंड लेटर्स कोड का कैसा रिलेशन है, अपोजिट लेटर का है। थर्ड लेटर ऑफ वर्ड एंड थर्ड लेटर ऑफ कोड कैसा रिलेशन है, अपोजिट का है। फोर्थ लेटर ऑफ वर्ड एंड फोर्थ लेटर ऑफ कोड कैसा है, अपोजिट लेटर है। नाउ फिफ्थ लेटर ऑफ वर्ड एंड फिफ्थ लेटर ऑफ कोड कैसा रिलेशन, अपोजिट है। तो आपको पता चल गया कि लॉजिक क्या है, अपोजिट है। अप्लाई कर दीजिए। आर का अपोजिट आई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एन का अपोजिट एम होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है। तो देखिए तो टफनेस कहां थी, यहां थी कि यहां थी? टफनेस यहां थी, और क्या थी,
कि जो गिवन आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल्स के सहारे आप लॉजिक को डेवलप कर लेंगे, लॉजिक को फाइंड आउट करेंगे, और जो लॉजिक आपका फाइंड आउट हो गया है उस लॉजिक को यहां अप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कह रहा है? इसको कहता है विदाउट प्लेसमेंट कोडिंग। मतलब जो लेटर जिस पोजीशन पे था, कोड भी उसके उसी पोजीशंस पे। पी वर्ड का पहला लेटर है तो उसका कोड भी के कोड का पहला पोजीशन है। अगर ए सेकंड पोजीशन ऑफ वर्ड है तो इसका कोड जेड सेकंड पोजीशन ऑफ कोड है। तो इसको क्या कहते हैं? विदाउट प्लेसमेंट। मतलब यहां पर प्लेसमेंट नहीं की गई है। तो समझ में आ गया? जो पहला टाइप बताए थे कि विदाउट प्लेसमेंट कोडिंग होगा। अब इसी को हम दिखाते हैं कि इसका प्लेसमेंट कोडिंग कैसा कर सकता है। ध्यान से सुनेंगे, इसको ऑफ करें तो केवल स्ट्रक्चर यही रहने देते हैं। ठीक है, चलो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने लिया इफ, ठीक है, इफ लिए TEACHER या ऐसा लिखिए, चलता हूं TIGER। ठीक है, ये गिवन वर्ड है। अब ध्यान से सुनिएगा, और ये आस्किंग वर्ड है। अब यहां पे हम इसको प्लेसमेंट लगा रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, काफी टफ है ये। पहला प्लेसमेंट क्या हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई इसको लिखा गया IVTRG। तो अब कहता कि टाइगर का कोड IVTRG है, तो बताइए कि भाई उसी प्रोसेस लॉजिक से टेबल का कोड क्या होगा। तो यहां पे आप प्रोसेस पकड़ेंगे तो ये प्रोसेस को समझना है। प्रोसेस को यहां रफ करते जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये रफ यहां कर रहे हैं, फिर इसको मिटाते हुए चलेंगे हम। तो हम देख रहे हैं कि R का अपोजिट I यहां पे है, E का अपोजिट V यहां पर है, G का अपोजिट T यहां पे है, I का अपोजिट R यहां पे है, और T का अपोजिट यहां पे है। लॉजिक क्या डेवलप हो गया? लॉजिक डेवलप हो गया कि रिवर्स प्लेसमेंट हुआ। कैसा हुआ है? रिवर्स प्लेसमेंट हुआ है। तो जब आपने लॉजिक डेवलप कर लिया कि भाई टारगेट का जो कोड है IVTRG है वो रिवर्स कोड है, उसी तरह से तब हम यहां क्या करेंगे? E का कोड V होगा, L का कोड O होगा, B का कोड Y होगा, A का कोड Z होगा, और T का कोड G होगा। क्लियर? इसका मतलब अगर टाइगर का कोड IVTRG है तो उसी लैंग्वेज में, उसी सर्टेन रूल्स के आधार पर टेबल का कोड भी क्या होगा? VOYZG होगा। अब फिर समझिए, इसी को लेकर चल रहे हैं कि भाई ध्यान से सुनेंगे कि ये आपका टाइगर है, इसका कोड दे दिया है RGGIV। तो पूछ रहा है कि बताओ कि इसी तरह से फिर टेबल का कोड क्या होगा। अब आइए इसको समझने के लिए हम क्या देख रहे हैं, फिर यहां ला रहे हैं उसको, ताकि आप इसको समझ पाए। इसको इस तरह से रिप्लेस कर दिया, इसको यहीं छोड़ दिया, इसको यहां से रिप्लेस कर दिया। तो बताए I का रिवर्स क्या होगा? R। T का रिवर्स क्या होगा? G। G को G ही छोड़ दिया, इसका कोई भी रिवर्स नहीं लिखा, और I का रिवर्स हो गया I, E का लिख दिया V। तो देखिए तो RGG
जी आई भी लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ए का जेड, टी का जी, बी को बी ही छोड़ देंगे, ई का भी और एल का ओ। तो देखिए, तो आपने क्या किया, टाइगर का कोड आर जी जी आई भी था, यहां से आपने ये लॉजिक, ये क्या हुआ, यही लॉजिक डेवलप किए, आपने लॉजिक फाइंड आउट किया कि इसी स्ट्रक्चर पे इसका प्लेसमेंट हुआ है। तो जब इस स्ट्रक्चर पे प्लेसमेंट हुआ है तो आप टेबल में भी इसी स्ट्रक्चर को लगा दिए और प्लेसमेंट करके आपने इसका आंसर जी जेड जी बी भी ओ बता दिए। एनी प्रॉब्लम? अभी फिर ध्यान से सुनिएगा, इसका थर्ड प्लेसमेंट किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्लेसमेंट क्या हो गया, प्लेसमेंट भी आई जी बी आई जी जी आर लिख दिया, भी आई जी जी आर लिख दिया इसका, ठीक है। सॉरी यहां लिखे, सॉरी क्या लिखा है, भी आई जी जी आर लिख दिया। बोला टाइगर का कोड क्या है, भी आई जी जी आर है, तो बताइए कि टेबल का कोड क्या होगा। आप फिर क्या करेंगे, इसका लॉजिक को पकड़ेंगे कि लॉजिक क्या है। ये तो देखिए लॉजिक, ई का क्या हो गया भी, आर का क्या हो गया आई, जी का जी ही छोड़ दिया, टी का क्या हो गया भाई जी, और आई का क्या हो गया आर। देखिए तो इस स्ट्रक्चर पर इसका प्लेसमेंट किया गया है, इस स्ट्रक्चर पे इसका प्लेसमेंट है, तो यहां से हमको क्या पता चल गया, फिर अगेन लॉजिक पता चल गया कि हमारा क्या है, प्लेसमेंट लॉजिक है इस प्रकार से। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से प्लेसमेंट कर देंगे कि एल का क्या होगा ओ, ई का क्या होगा भी, बी को बी ही छोड़ देंगे, टी का क्या होगा जी, ए का क्या होगा जेड, और यहां पर इसका तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, ओ भी बी जी जेड। एनी प्रॉब्लम, किन्हीं को भी कहीं परेशानी? आइए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसी का याद करते हैं, तीसरा का ही याद करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ई का भी, आई का आर, अभी जी का जी छोड़े थे नहीं, जी का भी अपोजिट लिख देगा टी, ठीक है, और फिर टी का अपोजिट जी, आई का क्या अपोजिट हो गया, आई का हो गया आर। तो आप यहां क्या लिखेंगे, भी आई टी जी आर। उसी प्रकार से तब यहां क्या हो जाएगा बताइए तो, कि एल का ओ, ई का भी, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, टी का जी और ए का जेड, और इसका और का आंसर क्या होगा, ओ भी वाई जी जेड। एनी प्रॉब्लम? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लेसमेंट कोडिंग देख रहे हैं, प्लेसमेंट कोडिंग देख रहे हैं टाइप 1, केवल पहला ही टाइप चल रहा है अभी, ध्यान से सुनते जाएंगे। आइए अगेन प्लेसमेंट का क्या चौथा रूप क्या हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे, क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, बहुत टफ है, ऐसे समझिए, टी आई जी ई आर, इसको यहां लाते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन क्रिएटर ने क्या किया, इसका दो सेक्शंस रेशियो में 2:3, क्योंकि ये इक्वेट बराबर बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए 2:1 में इसका सबसे पहला क्या हो गया, प्लेसमेंट कर दिया। प्लेसमेंट देखिए कैसे करेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, जी ई आर लिख दिया, क्या लिख दिया, इसके राइट साइड को लिख दिया, और लेफ्ट साइड जो है आपका क्या है, टी और आई, इस लेफ्ट साइड को फिल कर दिया। ये हो गया प्लेसमेंट, देख लीजिएगा, जी ई आर टी
टी आई, हो गया प्लेसमेंट। अब इस प्लेसमेंट का कोड लिख देगा, क्या लिखेगा, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, ई का अपोजिट भी, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई बात समझ में। चौथा प्रोसेस क्या हो जाएगा, टी जी भी आर आई। अब ये कैसे लिखा गया है, यहां देखिए, हम इसको कलर में दिखाएं ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, इसी का और लिखते आर, टी आई जी ई आर। क्वेश्चन क्रिएटर ने क्या किया, इस पहले 2:3 में किया था, इसको 3:2 में कर दिया। 3:2 में करने के बाद इसका प्लेसमेंट क्या दिया, टी आई जी लिख दिया राइट साइड वाले को, और क्या किया, ई आर को फिल कर दिया बीच में, प्लेसमेंट हो गई। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, टी का अपोजिट जी, ई का अपोजिट भी, आई का आर का आई, जी का टी, ठीक है। तो अब इसी का और, यानी ये दोनों एक ही लॉजिक है, बस इसका सेक्शन डिवाइड का कांसेप्ट अलग है। इसमें 2:3 सेक्शन में डिवाइड किया, इसमें 3:2 में किया है, ठीक है। तो अब देखिए भाई, इसका आंसर क्या लिखाएगा, जी भी आर आई टी। क्लियर, आप बताइए, इसको अगर हम करना चाहें तो कैसे होगा। तो सबसे पहला क्या होगा, टी ए बी एल ई को सेक्शनाइज्ड कर देते हैं। अगर पहले रूल्स के अप्लाई पे करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि टाइगर का कोड टी जी भी आर आई है, टी जी भी आर आई है, तो टेबल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे भाई, हम सेक्शन में बांट देंगे। क्या होगा, 2 सेक्शन में ये बढ़ गया, सॉरी यही बांट देते हैं, 2 सेक्शन में बढ़ गया। अब क्या करेंगे, बी एल ई लिख दिए, और यहां पे क्या हुआ, टी और ए फिल कर दिए। टी और ए फिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका कोड भर देंगे, बी का वाई, टी का जी, एल का ओ, ए का जेड, ई का भी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यदि टाइगर का कोड जी भी आर आई टी लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा, जी भी आर आई टी होगा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेबल का जो सेक्शन है वो इस तरह से कटा होगा 3:2 में, और जब ये कटा होगा तो इसका प्लेसमेंट कैसे हुआ होगा, तो देखिएगा, टी ए बी लिख दिया है, और एल और ई को क्या कर दिया, फिल कर दिया। एल और ई को क्या कर दिया, फिल कर दिया। और जब फिल कर दिया है तो फिर इसका कोडिंग कर देगा, टी का हो गया जी, एल का हो गया ओ, ए का हो गया जेड, ई का हो गया भी, और बी का हो गया वाई। क्लियर। तो अब हमको बताइए कि टेबल, इसका चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक तो कोड क्या हो जाएगा, वाई जी ओ जेड भी, और या जी ओ जेड भी आई। क्लियर। इसके लॉजिक्स यहां पे समझा दिए हैं। तो फर्स्ट टाइप का प्लेसमेंट, सेकेंड टाइप प्लेसमेंट, थर्ड टाइप में 2 टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट, एंड फोर्थ टाइप में ऑल्सो 2 टाइप ऑफ प्लेसमेंट। अगेन अब ध्यान से सुनेंगे, काफी टफ है, अभी आपको आसान लग रहा होगा, बुआ एकदम ध्यान से देखिएगा। रीजनिंग वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स है, यदि इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स हो जाएगा। बस पढ़ना आना चाहिए कि रीजनिंग को पढ़ा कैसे जाता है। क्वेश्चन का आंसर करने से कोई रीजनिंग नहीं सीख जाएगा। रीजनिंग तर्क है, लॉजिक है, इसके सर्टेन नियम्स हैं, इसके रूल्स हैं, है ना, रूल्स ऑफ रीजनिंग। ठीक है, इसीलिए तो इसको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रखा गया है, ये किसी सब्जेक्ट के रूप में आज तक नहीं पढ़ा जाता है। अगर ये सब्जेक्ट होता तो फिर इसके आपके पास ग्रामर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि रीजनिंग्स, अगर इस बात को अगर आपसे पूछे
कि नॉलेज कितने प्रकार के होते हैं। नॉलेज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा कि नॉलेज का 2 टाइप ऑफ नॉलेज है। पहला डिडक्टिव नॉलेज, दूसरा इन डिडक्टिव नॉलेज। क्या बोलेंगे? डिडक्टिव नॉलेज और दूसरा इन डिडक्टिव नॉलेज। आप बताओ, कुछ अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिडक्टिव नॉलेज क्या है और इन डिडक्टिव नॉलेज क्या है, तो फिर इसको देख लीजिएगा, मेरी बात को समझें। अगर जो साइंस के विद्यार्थी होंगे मेरी बात को वो ध्यान से समझेंगे कि न्यूटन साहब ने वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक फॉर्मूला दिया था, बिल्कुल, कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए उन्होंने एक सर्टेन रूल्स आपके सामने फिजिक्स में दिया था। जब वो दिया गया था तो आप उसको पढ़ रहे थे, लेकिन आफ्टर समटाइम्स लाप्लास साहब आए और उसने क्या कर दिया? करेक्शन कर दिया। किसके नियम को करेक्शन किया? इसी न्यूटन के नियम को करेक्शन कर दिया। तो अब हमको ये बताइए कि वह कौन सा नॉलेज था जो कुछ वर्षों तक तो सत्य माना गया, लेकिन कुछ समय के बाद वो असत्य घोषित हो गया, उसमें सुधार की गुंजाइश हो गई। तो दैट टाइप ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड इन डिडक्टिव नॉलेज। जिस ज्ञान में परिवर्तन होने की संभावना है, सुधार होने की संभावना है, उस प्रकार के नॉलेज को हम इन डिडक्टिव नॉलेज कहते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि इस पत्थर ये पाषाण काल का है, ये नव पाषाण काल का है, ये हड़प्पा संस्कृति की है, ये आपका वैदिक काल का है। तो ये आप कैसे जान पाए? और कल अगर आपसे कहा दिया जाएगा कि जिस पद्धति से आप इसके ईयर को फाइंड आउट कर रहे थे वो पद्धति ही गलत है, तो जितना डायटाज हिस्ट्री में दिया गया है सब चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन 2 + 2 = 4 चिरकाल में भी सत्य था और आने वाले चिरकाल तक भी सत्य होगा। तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड डिडक्टिव नॉलेज, यानी मैथमेटिक्स की ज्ञान डिडक्टिव नॉलेज है। और दूसरा रीजनिंग। अब अगर आप सामान्य स्तर में आप किसी से पूछिए कि रीजनिंग किसको कहते हैं, चलिए एक छोटी सी बात आपको छोड़ देते हैं, मैं इस पर कल चर्चा करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि रीजनिंग किसको कहते हैं। आज आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि रीजनिंग किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी को इसकी परिभाषा दिख रहा होगा तो मेरे कमेंट्स में आप देखेंगे, दे दीजिएगा, हम उसको पढ़ लेंगे और जिसका आंसर सत्य होगा हम उसको उसके मैसेज का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, रीजनिंग किसे कहते हैं, चलिए इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके लिए पहले होमवर्क देते हैं। अब आइए यहाँ पे कि अब हम लोग चल रहे हैं, सॉरी हम जो लिख देते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ही, ठीक है, हमको कोई ज्यादा वर्क नहीं करना होगा। और करके GVRIT था, ठीक है। चलिए तो सॉरी, अब अगर देखिए क्वेश्चन क्रिएटर के दिमाग में क्या है कि मेरे को अपोजिट पेयर पे तो क्वेश्चन पूछना है, लेकिन कैसे पूछना है? प्लेसमेंट करके। तो आइए देखिए, इस टाइगर का 5वां कोड क्या हो सकता है? GVTRI। कहता यदि टाइगर को GVTRI लिखा जाए तो उसी भाषा में, सॉरी, टेबल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, टेबल को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए तो लॉजिक पकड़िए। आइए हम यहां पे लॉजिक दे रहे हैं, TIGER। देखिए
इसके पहले लेटर को जस का तस लिख छोड़ दिया, क्या कर दिया, टी को टी रहने दिया, आर को आर ही रहने दिया, इस पूरे को रिवर्स कर दिया, तो ई यहां आ जाएगा, जी यहां आ जाएगा और आई आ जाएगा, आ गया, इसका प्लेसमेंट हो गया। अब जब प्लेसमेंट हो गया तो क्या करेंगे, इसका कोडिंग करेंगे, तो कोडिंग कर दीजिए कि बताइए जी का कोड क्या होता है, सॉरी टी का कोड क्या होता है जी, बी का ई का कोड क्या होता है बी, जी का कोड क्या होता है टी, आई का कोड क्या होता है आर, आर का कोड क्या होता है आई। देखिए तो जी बी टी आर आई, जी बी टी आर आई, इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक क्या हुआ, फर्स्ट एंड लास्ट कांस्टेंट ऑल रिवर्स, यानी पहला और अंतिम लेटर कांस्टेंट है, बाकी का बाकी लेटर्स क्या है, रिवर्स लिखा दिया है, रिवर्स प्लेसमेंट कर दिया गया है। तो यहां से लॉजिक पकड़ में आया, क्या इसको लॉजिक क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट कांस्टेंट और ऑल रिवर्स, ये लॉजिक आ गया आपको पकड़ में। अप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं भाई, इसके फर्स्ट और लास्ट को कांस्टेंट छोड़ देते हैं, टी का टी, ई का ई, और इसको रिवर्स कर देते हैं एल बी ए। अब इसका कोड टी का जी, एल का ओ, बी का वाई, ए का जेड और ई का क्या हो जाएगा भी, यानी आपका पांचवा कोड क्या हो गया, जी ओ वाई जेड भी। भाई बात समझ में, डरना नहीं है, वक्त बता रहे, एकदम नहीं डरिएगा। पसीना निकल रही है, आपके लिए निकल रही है, ठीक है। बहुत से जगहों पे आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा, ठीक है, आज हम भी पढ़ा रहे हैं, समझ जाइए, फिर आप देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप उत्साहित रहिएगा, ठीक है। बड़ी बात समझ में आया, टाइगर का कोड हो गया। तो अभी हम आपको क्या दिखाएं कि भाई इधर आइए, इधर देखिए, इस टाइगर का कोड क्या था, इस टाइगर का कोड दिया हुआ था आपका जी आर टी भी आई। तो कह रहा था कि टेबल का कोड बताइए, तो आपने क्या देखा था कि यहां पर देखा था कि ये अपोजिट पेयर है, तो आपने इसका अपोजिट पेयर टी का जी, ए का जेड, बी का वाई, एल का ओ, बी का ई लिखे थे, ठीक है। लेकिन आप देखिए इसी टाइगर का कोड यदि आपका क्या हो, आई भी टी आर जी हो, तो ये क्या हुआ, रिवर्स अपोजिट पेयर तो है लेकिन प्लेसमेंट के साथ है, तो इसका और इसका आप रिलेशन के लिए लॉजिक डेवलप किए कि भाई इसमें प्लेसमेंट हुआ है और उसका कोडिंग अपोजिट लेटर में किया गया है, तो जैसे इसका प्लेसमेंट हुआ उसी प्रकार से प्लेसमेंट करके इसका कोडिंग कर दिए। उसी प्रकार से अगर टाइगर का कोड आर जी जी आई भी लिखा हुआ है, तो फिर आपका लॉजिक डेवलप हुआ कि यहां पर भी कोडिंग प्रोसेस तो अपोजिट ही था लेकिन प्लेसमेंट किया हुआ था, यहां से प्लेसमेंट स्ट्रक्चर को आप पकड़े और अप्लाई कर दिए, तो आपका आंसर ये निकल गया। फिर आपने देखा कि टाइगर का कोड भी आई जी जी आर है, तो यहां पर फिर आप देखें कि इसके लेटर का कोड तो अपोजिट से किया गया है लेकिन प्लेसमेंट किया गया है, तो प्लेसमेंट स्ट्रक्चर को आप पकड़े और फिर अप्लाई कर दिए तो ये आ गया, और नेक्स्ट प्लेसमेंट स्ट्रक्चर को पकड़े तो ये आ गया। फिर इसका आप देखें कि भाई इसका प्लेसमेंट किया गया और कोड किया गया तो ये आया है, तो फिर प्लेसमेंट कोड कर दिए, वही सेम अप्लाई कर दिए तो ये आया, और इसका फिर प्लेसमेंट कोड कर दिया गया है तो ये आया है, तो इसका यहाँ पे था जो मिट गया है आप लिख लिए होंगे या वीडियो पीछे रिवर्स करके देख लीजिएगा। टाइगर का फिर आपने देखा है कि यहाँ पे प्लेसमेंट किया गया, उसको कोड किया गया, तो यहाँ से स्ट्रक्चर फाइंड आउट हुआ और अप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो मित्र ये बहुत लंबी टॉपिक्स है, इसके सीरीज चलेंगे, ठीक है, एक दिन में खत्म संभव नहीं है, मैं तो कर दूंगा, आपके लिए संभव नहीं होगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप पढ़ते पढ़ते आपको अल्बालाइटिस हो जाएगा,
ब्लाइटिस का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम ही भूल जाइएगा कि मेरा नाम क्या है। इसलिए वीडियो को कंक्लूड करके समाप्त कर दे रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज भी स्टार्ट हो गया है। मैथ्स का तो एवरेज का सीरीज चल ही रहा है, उसका तीसरा वीडियो 2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो भी अपलोड होगी और ये ऑल्टरनेट चलता जाएगा आपके लिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मित्र कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दबा के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल थोड़ा और बढ़ जाए और मैं और भी आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट शेयर करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत।